नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और बीजेपी स्पोक्सपर्सन। आज हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के लिए भी अमेरिका ने एक क्वाड बनाया। उस क्वाड में इंडिया तो नहीं है, लेकिन वो क्वाड करेगा क्या? उस क्वाड में पाकिस्तान जरूर है। वो क्वाड करेगा क्या और उस क्वाड की रीच कहां तक होगी, किस तरीके से वो काम करेगा और इंडिया के लिए इसमें क्या है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो एक नया क्वाड, एक क्वाड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का है, तो ये नया क्वाड क्या करेगा और ये नए क्वाड की रीच क्या होगी? देखिए, एक बात कहते हैं ना कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि जो शुरू होने से पहले ही पिट जाए। ऐसा ही एक नया काम उपक्रम शुरू किया है अमेरिका ने, जिसको अफगानिस्तान क्वाड कह रहे हैं। और देखिए, क्वाड बनाना, क्वाड मतलब क्या हुआ? चार देशों का समूह जो एक तरह का विचार रखते हो, एक तरह की पॉलिटिकल थिंकिंग हो, एक तरह की डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट, जिस भी प्रकार की हो, एक तरह के उनके विचार हो, एक तरह का उनका जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिकल विजन हो, और उसके लिए वे साथ आए हों, तो उसको बोलेंगे क्वाड, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब इसमें आप देखिए कि कंट्रीज कौन कौन सी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। अब जिसमें जिसको कहते हैं ना, कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा, ये वाली बात है ये कि आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ रखे हो, उस अफगानिस्तान के साथ जिसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर तालिबान को घुसा रहा है, पाकिस्तान हमारे देश में हस्तक्षेप कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ पर सामान्य जनजीवन नहीं चलने दे रहा, पाकिस्तान यहाँ आर्म सप्लाई करता है, पाकिस्तान यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, तमाम इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान और आज के समय अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, तो वो कैसे बैठ सकते हैं एक साथ? आपने उन दोनों को रख दिया। जबकि अफगानिस्तान के जिस सरकार की बात कर रहे हैं, देखिए अफगानिस्तान की जो अभी सरकार है जिसको साथ लेकर चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका 15% जो अफगानिस्तान का लैंड मास है उस पर अभी उसकी शासन है, वो और पाकिस्तान बिल्कुल साथ नहीं बैठ सकते। ये बात सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीन्स तालिबान, पाकिस्तान मीन्स चाइना। और जो अफगानिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ना चाइना को पसंद कर रही है, ना तालिबान को पसंद कर सकती है, और पाकिस्तान से उसके कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। अभी ऐतिहासिक लो पर चल रहे हैं, सबसे निचले पायदान पे जो हो सकते हैं वहां पर है। जब अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट इमरान खान को सामने बैठकर क्रिटिसाइज कर रहा हो, आप क्वाड में इन दो सदस्यों को रखते हो, फिर आप क्वाड में किसको रखते हो? आप उज्बेकिस्तान को रखते हो। आपको नहीं भूलना चाहिए कि उज्बेकिस्तान क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कंट्री है, जहां चाइना जो है आज के समय सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार कर रहा है। रशिया के ऊपर वो कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रिमिटेंसेस के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो रशिया में काम करता है, वो घर पैसे भेजता है। जैसे नेपाली भारत में काम करता है तो अपने नेपाल पैसा भेजता है भारत से, उस प्रकार से उज्बेक जो लोग हैं रशिया में काम करते हैं, वो अपने घर पैसा भेजते हैं। उनके जो कॉटन हुआ, दूसरे जो प्रोडक्शंस हैं उनके, उसके लिए सबसे बड़ा कोई मार्केट है उनके लिए तो वह भी रशिया ही है। रशिया का भी बहुत बड़ा इंपोर्ट जो है वह उज्बेकिस्तान में आता है। रशिया की इन्वेस्टमेंट चाइना के बाद लगभग सबसे ज्यादा रहते हैं, और वो आज सीएसटीओ का मेंबर नहीं है, लेकिन किसी समय में था और आज भी हो सकता है, कल भी बन सकता है। प्लस ये नहीं भूलना चाहिए कि वह एक डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है उज्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक्ड कैसे कहते हैं? लैंडलॉक्ड कंट्री तो वो होता है जिसकी कोई भी सीमा सागर से नहीं मिलती हो, और डबल लैंडलॉक्ड कंट्री वह होता है कि जिसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी सीमा भी सागर से नहीं मिलती हो। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना लैंडलॉक देश है। और उसको सराउंडिंग जितने भी कंट्रीज हैं वह उनमें से बहुत सारे सीएसटीओ के मेंबर्स हैं जो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं या चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो फिर आप ये सोचिए कि वो क्वाड का अंग कैसे बन सकता है? एक तरफ से रशिया, वो चाइना उसको खींचेगा, एक तरफ से वो हमेशा कोशिश करता है बैलेंसिंग करने की कि वो अमेरिकन कैंप के साथ भी रहे, उसे भी एक्सट्रैक्ट कर ले, रशियन कैंप चाइनीज कैंप के साथ भी रहे, लेकिन उसकी जो रोजी रोटी चलती है वो रशिया से चलती है। उसका जो
अभी प्रोग्रेस हो रही है वो चाइना के साथ चल रहा है, तो उसको आप क्वाड में डाल रहे हो। अब आप देखिए कि फिर इसमें बचता कौन है, अकेला अमेरिका बचता है। तो ये क्वाड क्यों बनाया है, किस दृष्टिकोण से बनाया है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं यही कहूंगा कि एक मोटा है और एक ऐसा वेंचर अमेरिका ने स्टार्ट किया है जो शुरुआत से ही फेल हो गया है। और पाकिस्तान के विषय में मैं ये भी कहता हूं कि जब जॉर्ज बुश ने तालिबान के खिलाफ वॉर की थी और उसमें उसने अपना सहयोगी और अलाई के रूप में पाकिस्तान को बनाया था, उसी दिन वह जंग हार गया था। क्योंकि आप सोचिए ना रोहित भाई, आप अपने सबसे अपने बड़े वेंचर में आपने एक बिजनेस खोला और उसमें एक ऐसे व्यक्ति को आप अपना बिजनेस पार्टनर बना लें या उसको नौकरी पर रख लें जो मालूम है सैबोटेज करेगा, और जानते हुए भी आप उसको रख रहे हो, तो उसी दिन आप हार गए थे। अब दूसरा क्वाड की फॉर्मेशन कर रहे हो। क्या आज का जो पाकिस्तान है, जो पूरा के पूरा चाइना के हिसाब से चलता है, वो चाइना के सरकार के ऊपर है। जो रेयर अर्थ मिनिमम भी $3 ट्रिलियन का अफगानिस्तान की धरती में है, इसका उपयोग नहीं हुआ है। मैं सोने की बात नहीं कर रहा, मैं गैस की बात नहीं कर रहा, केवल $3 ट्रिलियन या उससे भी कई गुना ज्यादा का जो रेयर अर्थ है वो चाइना अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है। क्योंकि रेयर अर्थ के बिना ना आपके ऑटोमोबाइल चल सकते हैं, ना आपके सिस्टम्स मोबाइल के चल सकते हैं, ना कंप्यूटर चल सकते हैं। तो चाइना और अमेरिका के बीच में इसके लिए भी टसल है कि कौन उसमें ज्यादा होगा, और अभी चाइना का अपर हैंड है। तो वो चाइना जो अफगानिस्तान पर काबू करना चाहता है, उसके मिनरल रिसोर्स पर काबू करना चाहता है, क्या पाकिस्तान को वो अमेरिका के साथ जाने देगा? और अमेरिका ने जब पाकिस्तान से एयर बेसिस मांगी अपने ड्रोन के लिए, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर दिया। तो फिर वो क्वाड में कैसे हुआ? जब आपको समय पड़ने पर, जब आप एग्जिट कर रहे हो जिस देश से, वहां के लिए वो एयर बेसिस देने को तैयार नहीं है, आप उसको बन रहे हो क्वाड के। तो इसको कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ना रोहित भाई, कि अमेरिकन थिंक टैंकरी जो है वो बैंकरप्ट हो चुकी है मेंटली। ये मेंटल बैंकरप्सी के सबसे बड़ी निशानी है। और यदि आप साझा कर सके या व्यूअर्स को दिखा सके, मैंने शो स्टार्ट होने के पहले आपको एक स्नैपशॉट लेके भेजा था अमेरिका की सरकार की वेबसाइट का, वो भी दिखाइए। आपको लगेगा कि हम जो बात कर रहे हैं ना इधर से नहीं कर रहे, अमेरिकन सरकार ये बात बोल रही है। राइट राइट। तो क्या पाकिस्तान जो तालिबान को बढ़ावा दे रहा है और वहां पे खून बहा रहा है, इसमें इंडिया आपको कहां दिखता है? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अशरफ गनी सरकार का या उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड है, उसका क्या फ्यूचर दिख रहा है अब आपको नियर फ्यूचर में? देखिए, अशरफ गनी का फ्यूचर मुझे पर्सनली ये दिखता है, अगर मैं पर्सनली मतलब मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे थिंकिंग करूं, और मैं थॉट प्रोसेस मेरा ये बोलता है कि उन्होंने अपना विमान तैयार रखा होगा कि जिस दिन काबुल गिरेगा या काबुल सीज, क्योंकि काबुल सीज होगा, जो मुझे साफ साफ दिखता है कि तालिबान की जो तरीका दिख रहा है एज स्टूडेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड डिफेंस एनालिसिस और जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस का स्टूडेंट की तरह मुझे दिखता है कि तालिबान क्या कर रहा है, सारे जितने भी देशों की सीमा है, चाहे वह ईरान से लगी हुई हो, चाहे वो चाइना से लगी हुई हो, चाहे पाकिस्तान से लगी हुई हो, या फिर दूसरे जो स्थान से लगी हो, उन सबको एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को चौक कर रहा है। उससे क्या होता है कि अब बाहर से रोड के माध्यम से जितनी भी सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले चौक पॉइंट वो हो गए, प्लस वहां से जितना भी कस्टम होगा, जो कस्टम का कलेक्शन होगा, वो तालिबान अपने जो रेवेन्यू बैग्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए यूज करेगा। फिर यदि उसको कुछ मादक पदार्थ भी भेजना हो तो उसके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि अब कस्टम उसी का ही है, तो फिर उसको भी इंटरनेशनल सप्लाई हो सकता है। अब उनको कर चुका है, ग्रामीण अंचल में ऑलरेडी अफगानिस्तान का जो है वो तालिबान का कब्जा है। मुझे लगता है कि काबुल का फेत ये होगा कि सब तरफ से काबुल को घेर लिया जाएगा, और उसके बाद ताकि ज्यादा खून खराबा नहीं हो, वो आखिरी में जो काबुल की गवर्नमेंट है वो खुद सरेंडर कर देगी, और शायद अशरफ गनी साहब जो है वो पलायन कर लेंगे देश से, वो शायद अमेरिका चले जाए। और ये भी सुना जा रहा है कि वहां से अफगानिस्तान में कुछ उइगुर मुस्लिम्स हैं जो कि वहां से उइगुर में या चाइना में टेररिज्म फैलाते हैं, वो भी पाकिस्तान में अटैक करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम बन रहे हैं, क्योंकि वो रेफ्यूजीज के साथ आकर के पाकिस्तान की ओर सेटल हो रहे हैं एज रेफ्यूजीज।
तो क्या पाकिस्तान भी इस तालिबान के वहां काबिज होने से दिक्कत में आएगा, जैसे पिछली बार भी दिक्कत में आया था, उसको खुद टेररिज्म झेलना पड़ा था? क्या ये और तरीके तालिबान भी साथ में पाकिस्तान को टारगेट पे लिया हुआ है, तो ऐसा है क्या? मतलब और विन विन सिचुएशन तो नहीं लगती मुझे अफगानिस्तान में काबिज होते ही तालिबान के। नहीं, विन विन सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना कि अमेरिका की गलतियों की वजह से, मैं इसको पूरा दोष में डालूंगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की वजह से जो तालिबान एक तरफ से आप कह सकते हो कि कोई टच करना नहीं चाहता था जिसको, वो आज मेन स्ट्रीम हो गया है। वो तालिबान आज अलग अलग देश के प्रतिनिधियों से बात कर रहा है। वो तालिबान मॉस्को में जाके यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो आप बताइए लेजिटिमेसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसको? और ये किसकी वजह से हुआ है? ये पहले ट्रंप ने किया कि जो डोहा पीस टॉक शुरू की ज़ल्मे खलीलजाद के साथ, और जिस तरह से तालिबान को पहले उन्होंने डोहा में ऑफिस ओपन करवाए, फिर उसके बाद डोहा के होटल से उनके साथ कॉन्फ्रेंस करना शुरू की, उनके साथ मेलजोल शुरू किया, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जब थे राष्ट्रपति, तब वह एक स्टेज तो स्थिति यह भी आई थी कि वो कैंप डेविड में बुला रहे थे तालिबान के नुमाइंदों को चर्चा करने के लिए। पता नहीं एकदम से किसी ने कुछ समझाया होगा तो उन्होंने कैंसिल किया, ये बोलकर कि एक यूएस कॉन्ट्रैक्टर इन अफगानिस्तान जो है वह चूंकि मार दिया गया है, इसलिए वो कैंसिल कर रहे हैं। तो उसका मेन स्ट्रीमाइजेशन किसने किया? उसके बाद आप ये देखिए कि थ्रू पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान, चाइना ने उसका संबंध बनाए। वो चाइना क्यों बना रहा है? चाइना को मैं बताया ना आपको, चाइना ही इसमें विन विन सिचुएशन में दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जिनके रिसोर्सेज को प्लंडर किया जाएगा बिना एक गोली चलाए। तालिबान के साथ गठजोड़ करके जो चाइना है ना, वो वहां के पूरे रिसोर्सेज को प्लंडर करेगा, अपने पॉकेट्स को फुलफिल करेगा, प्लस जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक्सटेंशन वो वहां तक करेगा और वहां से सेंट्रल एशिया के जो बाजार है वहां तक जाएगा। तो स्ट्रेटेजिकली आप देखिए तो एक और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हार्ट ऑफ एशिया कही जाती है उसको गंवाने की गलती की है। और ये जो बेल्ट बन रहा है, बहुत खतरनाक बेल्ट बन रहा है जो अमेरिका ने अपनी बेवकूफियों से बनाया है। यू स्टार्ट दिस बेल्ट फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, क्योंकि ईरान भी आज के समय जो सैंक्शन है उसकी वजह से पूरा के पूरा चाइना की गोद में है। एक तरह से चाइनीज कॉलोनी वो भी बन गई है, जो 400 बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साथ डील हो रही है। उसके बाद चलो आप ईरान से आगे चलो सीरिया, जो कि रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का देश है, उसके आगे चलते जाओगे तो फिर ईरान से आता है इराक। इराक में आज नहीं तो कल अमेरिकन सोल्जर्स निकलेंगे, और जब तक सद्दाम हुसैन था तब तक के वहां पर ईरान की नहीं चलती थी। आज के समय पूरा कंट्रोल जो बगदाद की गवर्नमेंट का है वह ईरान के पास है। आप ये सोचिए ना कि खोमेनी और ग्रैंड आयतुल्लाह, इनके ये तो दोनों बहुत करीबी है। तो आयतुल्लाह खोमेनी और ग्रैंड आयतुल्लाह डेफिनेटली बहुत करीबी हैं, और विदाउट ग्रैंड आयतुल्लाह के, आयतुल्लाह सिस्तानी के, बगदाद की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो ये जो नजदीकियां हैं इसको आप समझिए कि कूटनीतिक रूप से और भू राजनीतिक रूप से इसका क्या महत्व है। फिर उससे आगे आप चलते हैं तो फिर आता है वो लेबनान वाली टेरिटरी आ जाती है। अब ये सारे जो रीजन है, कहीं रशिया का इन्फ्लुएंस है, कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस है, और रशिया को भी तो चाइना की गोद में अमेरिका ने डाला है, काटसा एक्ट लगाकर, सैंक्शन लगाकर। तो इसमें नुकसान सबका होना है, अफगानिस्तान की जनता का होना है, डेफिनेटली पाकिस्तान की जनता भी इसमें परेशान होगी। क्यों होगी? क्योंकि तालिबान अपने बैकयार्ड में जिसके भी होगा उसके लिए समस्या है, तो उनका भी नुकसान होना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कोई लाभान्वित हो रहा है तो अमेरिका की गलती की वजह से चीन हो रहा है। मैं तो कहता हूं कि चीन आज इस स्तर पर पहुंचा है अमेरिका की वजह से। राइट। डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, आपसे बात करके और डिटेल्स में बताया आपने कि क्या इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो नया क्वाड बन रहा है उसकी, और अफगानिस्तान में तालिबान काबिज होने की सिचुएशन। ये सब एक चीज और ऐड करूंगा, यदि अमेरिका इसी तरह से मूर्खताएं करता रहा तो मैं कहता हूं कि अमेरिका आज के समय ग्रेट ब्रिटेन है 1918 वाला, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का ब्रिटेन था, उस स्थिति में आज अमेरिका पहुंच चुका है। और यदि ऐसी बेवकूफियां करता रहेगा
तो चाइना को खुद राइज करने में सपोर्ट कर रहा है, और चाइना का राइज होना इंसानियत के लिए बहुत शर्मनाक है। बहुत काला दिन होगा जिस दिन चाइना डोमिनेट करेगा। हमको तो लड़ना है, हम तो हिंदुस्तान लड़ेगा ही लड़ेगा। अंत तो बतवा यही होगा कि लड़ाई तो हमको ही लड़नी पड़ेगी चीन के साथ, लेकिन द वर्ल्ड विल बी अ वेरी अगली वर्ल्ड अंडर अ डोमिनेशन ऑफ रेड्स। रेड्स मीन चाइनीज। राइट, थैंक्स अलॉट गुलरेज साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया डिटेल्स में आपने समझाया कि कैसे चाइना और जियोपॉलिटिक्स चल रही है अफगानिस्तान की और तालिबान की और पाकिस्तान की। उम्मीद है आपसे एक और पॉइंट पे, एक और टॉपिक पे फिर डिस्कशन होगा। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।